नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीजेपी की लिस्ट को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 14 जनवरी को जारी हो सकती है बीजेपी के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट और आज दिल्ली आ सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और केशव प्रसाद मौर्य। 11 जनवरी को 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 11 से 13 जनवरी तक दिल्ली में रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरान पार्लियामेंट्री बोर्ड की भी बैठक होगी। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज जो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हैं और केशव प्रसाद मौर्य वो दिल्ली आ सकते हैं और पहली लिस्ट जो है प्रत्याशियों की वो 14 जनवरी को बीजेपी की जारी हो सकती है। और आपको बता दें 11 से 13 जनवरी तक दिल्ली में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे और बीजेपी की लिस्ट को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 14 जनवरी को जारी हो सकती है बीजेपी के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट और आज दिल्ली आ सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और केशव प्रसाद मौर्य और 11 जनवरी को 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे और वो यहाँ पर 11 से 13 जनवरी तक रहेंगे। दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कार्यक्रम है और इस दौरान अपने कार्यक्रम के दौरान दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में भी शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जल्द ही बीजेपी के प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो जारी हो सकती है और आज दिल्ली आ सकते हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और उसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 11 जनवरी को 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे और योगी आदित्यनाथ जो हैं वो 11 से 13 जनवरी तक दिल्ली में रहेंगे। और इस दौरान आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक में भी चुनाव को लेकर कई बड़ी जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो सकती है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 3 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे। और आपको बता दें कि 14 जनवरी को हो सकती है बीजेपी के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी खबर पर ज़्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके बड़ी खबर ये है कि 14 तारीख को जो है बीजेपी के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो सकती है। बिल्कुल, अगर हम देखें तो 14 तारीख से जो नॉमिनेशन है वो शुरू हो जाएगा। चूंकि प्रथम चरण का जो नॉमिनेशन है उसकी लास्ट डेट 21 तारीख है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की कोशिश होगी कि उसके पहले ही उत्तर प्रदेश के जो प्रथम फेज के चुनाव हैं उनकी सूची जारी कर दी जाए। हालांकि आज यूपी बीजेपी में भी बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, उसके अलावा यूपी बीजेपी के जो भी पदाधिकारी हैं जिसमें स्वतंत्र देव सिंह है, राधा मोहन सिंह है और साथ ही साथ यूपी के कई उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी हैं जो इस बैठक का हिस्सा होंगे। और निश्चित है कि बीजेपी का फाइनल डिस्कशन होगा कि किस तरीके से अब जो प्रथम फेज की सूची है, जो प्रथम फेज में जिसमें चुनाव होने हैं उनकी सूची जारी कर दी जाए, तो उस पर मंथन होगा। ये बैठक 4 बजे होगी, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन सारी चीजों को लेकर जब 11 से 13 तारीख को बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में शामिल होंगे तो कहीं ना कहीं इस फीडबैक को वहां रखा जाएगा। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष साथ ही साथ में दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली जा सकते हैं और इन सारी चीजों को लेकर जो कि आज की बैठक में चर्चा होगी उस पर अपना फीडबैक दिल्ली में दे सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो सूची है वो लगभग फाइनल स्थिति में है, क्योंकि प्रत्येक सीट पर 2 से 3 जो कंटेस्टेंट वो उनके प्रार्थना पत्र लिए गए हैं और उस पर मंथन चल रहा है। आज यूपी बीजेपी इस पर चर्चा करेगी, जिसके बाद इस पर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड देखेगा कि किस तरीके की लोगों को टिकट देना है, किनका टिकट कटना है, किनकी छवि क्या है, जो स्थानीय स्तर पर बीजेपी के पदाधिकारी हैं उनका फीडबैक क्या है। इन बहुत सारी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा होगी। तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लगातार संगठनिक तौर पर अपने आप को मजबूत कर रही है उस दिशा में एक कदम और आज भारतीय जनता पार्टी बढ़ा रही है और ये एक महत्वपूर्ण बैठक लखनऊ में होगी, जिसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में पहली सूची पर मोहर लग सकती है और 14 तारीख वो तारीख हो सकती है जिस दिन बीजेपी के पहले चरण की सूची उत्तर प्रदेश की जारी हो जाए। जी एसके और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली भी दौरा है, 3 दिन वो दिल्ली में रहेंगे, तो पार्लियामेंट्री बैठक जो होगी वो भी काफ़ी अहम है। उस बैठक में क्या क्या खास चीज़ें, किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है?
बिल्कुल, क्योंकि अगर हम देखें तो बीजेपी ने मैनिफेस्टो कमेटी भी बनाई थी और उसकी भी रिपोर्ट पूरी केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को सौंपी जा चुकी है। साथ ही साथ यूपी में बीजेपी के जो प्रथम फेज की सूची है वो भी लगभग तैयार है। आज बीजेपी के जो प्रदेश कार्य समिति है वो उस पर बैठक करने जा रही है और कहीं ना कहीं जो इसका फाइनल होगा वो लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 3 दिवसीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के दौरान जो दिल्ली दौरा होगा उसमें लेकर जाएंगे। उस पर फाइनल चर्चा होगी और एक सूची जो कि पहले फेज की होगी संभवतः वो बीजेपी 14 तारीख को जारी कर देगी। तो निश्चित है कहीं ना कहीं बीजेपी की कोशिश यही होगी कि जल्द से जल्द प्रत्याशियों की सूची जारी की जाए ताकि प्रत्याशी मैदान में उतरकर अपने प्रचार को तेज कर सकें और उनको पता हो कि वो वहां से प्रत्याशी हैं, तो उस हिसाब से चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाया जा सके। तो निश्चित है कि बीजेपी की कोशिश यही होगी कि जल्द से जल्द प्रथम फेज की सूची जारी की जाए और ताकि चुनाव में मजबूती के साथ उतरा जाए, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की चीजों को रखेंगे। साथ ही साथ जो मैनिफेस्टो कमेटी की जो रिपोर्ट थी जो पहले से केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास है उस पर भी चर्चा होगी कि किन चीजों को, किन मुद्दों को लेकर अपना संकल्प पत्र जारी किया जाए, जिसके बाद जनता के बीच में उन मुद्दों को लेकर जाया जाए जिसको बीजेपी ने कहीं ना कहीं अभी तक के तैयार करके रखा है, उसको फाइनल रूप से जारी कर दिया जाए। जी, ये वो महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की तरफ से पार्लियामेंट्री बोर्ड में शामिल होंगे। जी जी चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही जो सभी पार्टियां हैं वो अपने अपने लेवल पर जो है मीटिंग्स जो है उनकी चल रही हैं। मीटिंग का दौर भी शुरू हो गया है और इसके आप बने रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ेंगे। लखनऊ यूपी से खबर है, लखनऊ विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की आज बैठक होगी। आज शाम 4 बजे बीजेपी की अहम बैठक होगी। पहले चरण के प्रत्याशियों पर यह बैठक होगी जिसमें मंथन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और बीजेपी की 24 सदस्यीय चुनाव समिति इसमें मंथन करेगी। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ये बैठक जो होगी इसमें कई अहम मुद्दों पर बात हो सकती है। इस बैठक में बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम इसमें मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें कि बीजेपी की 24 सदस्यीय चुनाव टीम जो है वो मंथन करेगी। और इसी खबर पर ज़्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी लगातार हमारे से जुड़ी हुए हैं। एसके, आज बीजेपी की अहम बैठक होगी, क्या कुछ मुद्दे इस बैठक में सामने आ सकते हैं, किन मुद्दों पर चर्चा होगी? बिल्कुल, जो बीजेपी की ये प्रदेश कार्य समिति और साथ ही प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम राजवीर, उसके अलावा संजीव बालियान, उत्तर प्रदेश के मंत्री ब्रजेश पाठक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, बीजेपी यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, ये वो नाम है जो कि आज इस बैठक में शामिल होंगे क्योंकि 24 सदस्यीय ये चुनाव समिति है जो इस बैठक को आज होस्ट करेगी और ये शाम 4 बजे बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर यह बैठक होगी। तो निश्चित है कहीं ना कहीं बीजेपी जो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होने वाली है उसके पहले यूपी की तरफ से जो तैयारियां हैं उनका पूरा फीडबैक देगी, उस पर चर्चा करेगी और चर्चा के बाद एक फाइनल सूची तैयार की जाएगी जो कि केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड में रखी जाएगी। तो उसको लेकर आज मंथन होगा। साथ ही साथ बीजेपी की जो मैनिफेस्टो कमेटी की बैठकें हुई हैं उस पर जो फीडबैक अभी तक आया है उस पर भी आज इस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में चर्चा होगी और चर्चा के बाद उसको फाइनल रूप दिया जाएगा। साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश सरकार के ऐसे विधायक हैं जिनकी कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं रही है उनको लेकर भी चर्चा होगी। तो ये बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिस पर आज प्रदेश जो चुनाव समिति है वो चर्चा करेगी और चर्चा करने के बाद उसका फाइनल तय किया जाएगा, जिसके बाद उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली जा सकते हैं जहां पर इस अपनी रिपोर्ट को वहां रख सकते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अपने 3 दिवसीय दौरे पर दिल्ली जाएंगे तो उस दौरान कहीं ना कहीं इन सारी चीजों पर चर्चा होगी और बीजेपी संभव है कि 14 तारीख को अपनी पहली सूची जारी कर दे। तो निश्चित है कि कोशिश यही है कि जल्द से जल्द चीजों को फाइनलाइज किया जाए, जो कहीं ना कहीं अभी तक जो चीजें निकलकर सामने आई हैं उस पर चर्चा की जाए और मंथन के बाद कहीं ना कहीं वो जो फाइनल सूची है साथ ही साथ फाइनल जो उत्तर प्रदेश का जो डिस्कशन है वो केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में रखा जाए। तो इन बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजों को लेकर आज यह बैठक शाम 4 बजे बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर होने वाली है। जी चलिए, इसके आप बने रहिए हमारे साथ, तमाम जानकारी आगे भी आपसे लेते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने पैतृक गांव से चुनाव लड़ेंगे। कौशाम्बी के सिराथू विधानसभा से वो चुनाव लड़ेंगे। केशव के करीबी अरुण अग्रवाल को दिया गया यहाँ का प्रभार और आपको बता दें कि अरुण अग्रवाल को सिराथू विधानसभा का प्रभार दिया गया है। तो अब ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इस विधानसभा से
केशव प्रसाद मौर्य के चुनाव लड़ने की बात साफ हुई है और वो यहां से सिराथू विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम पूछेंगे। एसके, जैसे कि हम देख रहे थे काफ़ी समय से सिराथू जो सीट है वो उससे 2012 में भी केशव प्रसाद मौर्य ने इलेक्शन लड़ा था और कमल खिलाया था, और उसके बाद जब वो डिप्टी सीएम बने तो वो थोड़ा कम एक्टिव हुए और अब लगातार काफ़ी समय से वो इस सीट पर दोबारा से एक्टिव है और कौशाम्बी की जो जनता है उसको लगातार जो है शिलान्यास परियोजनाओं का कर रहे हैं, वहाँ पर साधने की कोशिश कर रहे हैं, और अब ये बड़ी खबर आई है। बिल्कुल, अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश बीजेपी की तरफ से ये क्लियर किया गया था कि वो अपने ज्यादा से ज्यादा नेताओं को 2022 में चुनाव लड़ाएंगे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम हैं, उसके अलावा वो मंत्री जो कहीं न कहीं विधान परिषद के जरिए सदन में गए थे, उनको भी ये निर्देश दिया गया था कि वो भी किसी न किसी सीट से चुनाव लड़कर चुनाव जीतकर सदन पहुंचे। तो जिसमें डिप्टी सीएम भी कौशाम्बी की सिराथू सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनका गृह जनपद भी है और उनके गृह जनपद की उनकी सीट है और जिस पर वो पहले चुनाव लड़ चुके हैं। कहीं ना कहीं वहां पर लगातार वो जाते रहे हैं, वहां के लोगों से वो लगातार मुलाकात करते रहे, तो निश्चित है कि अब संगठनात्मक तौर पर बीजेपी वहां पर लगातार काम कर रही है और कोशिश कर रही है कि डिप्टी सीएम जब वहां से चुनाव लड़े तो एक बड़े अंतर के साथ वहां से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते, जिसको लेकर संगठनात्मक तौर पर लगातार तैयारियां चल रही हैं। तो इस चूंकि ये सीट महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये डिप्टी सीएम का गृह जनपद है, लगातार वो वहां पर जाते रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने आगे की जो चीजें हैं उनको बढ़ाते रहे हैं, वहां पर शिलान्यास लोकार्पण भी पहले करते रहे। तो कहीं ना कहीं एक कोशिश होगी कि यहां के जरिए एक संदेश दिया जाए खासतौर पर विपक्षी पार्टियों को कि चाहे वो डिप्टी सीएम हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, वो जनता के बीच जाकर चुनाव लड़कर सदन चलाएं, जिसका दबाव कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों पर भी अगर हम इस सीट की सियासी समीकरण की बात करें तो एसके जी, अगर हम इस सीट की सियासी समीकरण की बात करें तो ये सीट उस हिसाब से कितनी महत्वपूर्ण है और कैसे इसको जीतने का प्रयास किया जाएगा? बिल्कुल, अगर हम देखें तो चूंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद की सीट है और पहले 2012 में भी यहां से चुनाव लड़ चुके हैं, तो निश्चित है कहीं ना कहीं एक कोशिश जरूर होगी कि ऐसी सीट से चुनाव लड़ा जाए जिसमें एक बड़े अंतर के साथ अपने प्रतिद्वंदी को हराया जाए और एक संदेश दिया जाए उत्तर प्रदेश की बाकी के जो फेजेस में चुनाव होंगे, कहीं ना कहीं वहां पर भी एक संदेश दिया जाए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी पूरे मजबूती के साथ वापसी कर रही है और कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश जरूर है। इसी क्रम में चाहे वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा हो, जो कि चुनाव लड़कर सदन में जाने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि एक संदेश अपने प्रत्याशियों को जाए, साथ ही साथ विपक्ष पर भी एक दबाव तैयार हो कि वो भी सदन में चुनाव लड़कर पहुंचे। अब देखना यह होगा कि जहां डिप्टी सीएम अपने गृह जनपद की सीट से उतरेंगे तो बाकी की विपक्षी पार्टियां इस पर क्या एक्शन लेती हैं और वो अपना चुनाव कहां से डिक्लेयर करते हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का संबोधन 12 बजे उत्तराखंड की जनता को संबोधित करेंगे। आपकी डिजिटल नव परिवर्तित सभा की शुरुआत करेंगे और अगले 6 दिन तक चलेगी आपकी डिजिटल नव परिवर्तन सभा। आपको बता दें कि 16 जनवरी को होगा डिजिटल नव परिवर्तन यात्रा का समापन। आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज इसमें हिस्सा लेंगे। तो आपको बता दें कि डिजिटल नव परिवर्तन सभा की शुरुआत करेंगे वो और अगले 6 दिनों तक ये चलेगी और इसमें कई दिग्गज आम आदमी पार्टी के हिस्सा ले सकते हैं। और 16 जनवरी को होगा डिजिटल नव परिवर्तन यात्रा का समापन। और आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की नव परिवर्तन सभा की शुरुआत करेंगे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। दिल्ली के डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया और वो संबोधित भी करेंगे। 12 बजे उत्तराखंड की जनता को संबोधित करेंगे और उसके साथ ही नव परिवर्तन डिजिटल यात्रा का जो है शुरुआत वो करेंगे। आगे बढ़ेंगे। यूपी चुनाव इस बार छोटे सियासी दल यूपी चुनाव में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। अपना दल और निषाद पार्टी जहां बीजेपी के साथ है, वहीं सपा के साथ रालोद, सुबसपा, प्रसपा है। फिलहाल सीट शेयरिंग पर अभी मुहर लगनी बाकी है। वहीं कांग्रेस और बसपा ने अकेले ही चुनाव में ताल ठोकने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में जहां बड़े दलों ने कमर कस ली है, वहीं राज्य के छोटे दलों की अहमियत भी बढ़ गई है, क्योंकि हर कोई सियासी दल इन दलों से करार कर खुद की सीट पक्की करना चाहता है। जाहिर है स्थानीय स्तर पर कई छोटे दलों की मजबूत पकड़ है। वहीं अभी तक राज्य के छोटे सियासी दलों के साथ करार करने में समाजवादी पार्टी और बीजेपी अव्वल हैं।
जबकि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने किसी भी दल के साथ करार करने का फैसला नहीं किया है। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने छोटे दलों के साथ गठबंधन किया था। अपना दल के साथ गठबंधन में सूबे की 73 सीटें जीती। 2017 विधानसभा में अपना दल और सुभाषपा के साथ गठबंधन किया। 2017 में बीजेपी गठबंधन को 325 सीटें मिली। अपना दल को 9 सीटें मिली। सुभाषपा के खाते में 4 सीटें आई थीं। अपना दल का कुर्मी वोटों पर पकड़ है। 2022 में बीजेपी का निषाद पार्टी और अपना दल से गठबंधन है। सुभाषपा ने गठबंधन तोड़कर सपा से गठबंधन किया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी 2022 को लेकर छोटे छोटे दलों से समझौता किया है। समाजवादी पार्टी ने 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ तो 2019 लोकसभा चुनाव में बीएसपी के साथ गठबंधन का चुनाव लड़ा था, लेकिन सफलता न मिलने पर पार्टी ने राष्ट्रीय दलों से समझौता न करने का फैसला किया और छोटे दलों के साथ गठबंधन की दिशा में कदम बढ़ाए। रालोद के साथ सपा का चुनावी गठबंधन। 2017 में रालोद को महज 1 सीट मिली थी। एसपी का सुभाषपा के साथ गठबंधन। पूर्वांचल में राजभर वोटों पर सुभाषपा की पकड़। शिवपाल सिंह यादव की प्रसपा से गठबंधन। चंद्रशेखर रावण से गठबंधन की उम्मीद। सपा ने कई और छोटे दलों से किए गठबंधन। बहरहाल कांग्रेस और बसपा सियासी गठबंधन से तो अलग हैं, लेकिन सपा और बीजेपी के लिए छोटे दलों के साथ सीट शेयरिंग में काफी माथापच्ची करनी पड़ सकती है, क्योंकि हर छोटा दल चुनाव लड़ने के लिए अधिक से अधिक सीटों की मांग कर रहा है। वहीं माना जा रहा है कि सपा प्रसपा के साथ गठबंधन की बात अंतिम चरण में है। गठबंधन में शिवपाल सिंह यादव को मिल सकती है 5 सीट। जसवंत नगर, गुन्नौर, भोजपुर की सीटें मिलने की संभावना। जसराना, मुबारकपुर की विधानसभा सीटें भी मिल सकती हैं। शिवपाल यादव खुद गुन्नौर से लड़ सकते हैं चुनाव। बेटे आदित्य यादव जसवंत नगर से चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी को अभी अपना दल और निषाद पार्टी के साथ सीटों पर फैसला करना है। देखना होगा पार्टी अपना दल को पुराने समझौते का आधार पर ही सीटें देती है या कुछ और सीटें देगी। यूपी विधानसभा 2022 में छोटे दलों का क्या महत्व रहेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। पर अभी होड़ है कि छोटे दल किस तरीके से इन बड़े दलों के गठबंधन से जुड़ जाएं। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव की और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की, जो सबसे ज्यादा नजर लगाए हैं इन छोटे दलों पे। हम बात करेंगे जाटलैंड के आरएलडी की या निषाद पार्टी या राजभर की सुबसर की। इन सब की निगाह लगी है बड़े दलों पे कि किस तरीके से इन छोटे दलों को अपने साथ जोड़ के 2022 के चुनाव को जीता जाए। हालांकि इनकी निगाहें भी लगी हैं किस तरह से बड़े दलों के साथ जुड़ के अपने आने वाले भविष्य को तय करेंगे। आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे हैं केसेस। हर दूसरे दिन पहले से 1.5 गुना ज्यादा केसेस मिल रहे हैं। मरीज जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना के नए मरीज जो हैं वो 1115 मिले हैं। सबसे ज्यादा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में पॉजिटिव मिल रहे लोग कमांड अस्पताल में सबसे ज़्यादा 43 कोरोना संक्रमित मरीज भर्ती हैं और चिन्हट के बाद सबसे ज़्यादा मरीज अलीगंज में मिले हैं। अलीगंज में 224 और चिन्हट में 183 नए मरीज मिले हैं। राजधानी में कुल सक्रिय मरीजों की जो संख्या है वो 3653 हुई है। तो आपको बता दें कि कोरोना केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और इसके बढ़ने की वजह से लोगों में, सरकारों में, प्रशासन में, सभी में चिंता का माहौल है और केसेस बढ़ने की वजह से सरकार और प्रशासन के द्वारा लगातार सख्ती भी बढ़ती जा रही है और लोगों को कोरोना नियमों का पालन करने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। मेरठ में 24 घंटे में 664 नए केस सामने आए हैं। कोरोना से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। जिले में कोरोना का जो आंकड़ा है वो 2000 के पार पहुंच गया है। तो केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं हर जगह पर और मेरठ में एक शख्स की मौत भी हो गई है और इसके साथ ही जिले में जो कोरोना का आंकड़ा है वो 2000 के पार हो गया है
और केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में अगर केसेस की बात करें तो 664 नए मामले कोरोना के मेरठ में सामने आए हैं और वहीं एक व्यक्ति की इससे मौत भी हो गई है। कोरोना लगातार लोगों को डरा रहा है, लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं और जिले में फिलहाल 2000 के पार कोरोना का नया आंकड़ा हो गया है। तो आपको बता दें कि 2000 के पार मेरठ में कोरोना का आंकड़ा पहुंच चुका है। 24 घंटे में 664 नए मामले सामने आए हैं और एक व्यक्ति की कोरोना के चलते मौत हो गई है। तो लगातार डर का माहौल लोगों में बना हुआ है कोरोना की वजह से और केसेस क्योंकि लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से हर किसी की चिंता बढ़ी हुई है और लोगों को सिर्फ एक ही तरीका है बचने का, वो जो है कि कोरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए। कोरोना के कहर के बीच आज से लगेगी प्रिकॉशन डोज टीके की एहतियाती खुराक देने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। हेल्थ फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज जो है वो लगाई जाएगी। चुनावी ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को बूस्टर डोज लगेगी। 60 साल से ज़्यादा उम्र वालों को भी एहतियातन ये जो खुराक है वो दी जाएगी बूस्टर डोज की और बूस्टर डोज के पात्र लोगों को भेजे गए हैं रिमाइंडर मैसेजेस। तो आपको बता दें कि इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है, कर्मियों को तैयार किया गया है। 60 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को ये खुराक दी जा रही है। आगे बढ़ेंगे। 24 घंटे में कोरोना के 7695 नए मरीज मिले हैं। यूपी में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या लगातार बढ़ रही है। 25,974 यूपी में कुल केसेस हैं और यूपी में 24 घंटे में अगर केसेस की बात करें तो 253 लोग जो हैं वो रिकवर हो गए हैं और 24 घंटे में जो कोरोना के टेस्ट हुए हैं उनकी अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि 2,22,974 केसेस जो है उनको टेस्ट किया गया है, लोगों को टेस्ट किया गया है। तो लगातार कोरोना ने पूरे देश में, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है। कोरोना का जो नया वेरिएंट है उसके मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में भी तेजी से कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। कोरोना के मरीज जो हैं वो यहाँ पे मरीज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोविड के 1413 मामले सामने आए हैं। देहरादून में 24 घंटे में कोरोना के 505 मरीज मिले हैं। वहीं हरिद्वार की बात करें तो 299 और नैनीताल में 139 नए कोविड केसेस मिले हैं। पौड़ी गढ़वाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 149 केसेस मिले हैं और अल्मोड़ा में 21 नए कोविड केस मिले हैं। उत्तराखंड में कोविड के जो एक्टिव केस है उनके कुल जो संख्या है वो बढ़कर 4118 हो गई है। उत्तराखंड में कोरोना की संक्रमण दर 7.79% हो गई है। तो कोरोना का जो केस है वो लगातार, उत्तराखंड में भी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी कोरोना के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से शासन प्रशासन अलर्ट पर है। अब बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 22,751 नए केस मिले हैं। दिल्ली में कोविड की संक्रमण दर बढ़कर जो है 23.53% हो गई है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 10,169 केस जो हैं वो मिले हैं और जो केसेस हैं वो लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 17 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में कोविड के जो एक्टिव केस हैं वो 60,733 से ज्यादा हैं। आगे बढ़ेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज से होगी वर्चुअल सुनवाई। हाईकोर्ट में 2 हफ्ते नहीं होगी फिजिकल हियरिंग। आपको बता दें कि एचसी बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों का ये फैसला है। बढ़ते कोविड मामलों के चलते ये निर्णय लिया गया है। अब फाइनल भी किया जा रहा है कि सभी मुकदमों को जो है ऑफलाइन ही दाखिल किया जाएगा। तो बड़ा निर्णय ये लिया गया है। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के द्वारा ये निर्णय लिया गया है और कोविड के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। अब ऑफलाइन ही मुकदमों को दाखिल किया जा सकेगा। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।